नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एम्बर, अपोलो पाइप, SBI कार्ड्स और IRCTC से रिलेटेड है। सभी के सभी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अपोलो पाइप के बारे में बात करें तो ये साइक्लिकल नेचर हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस का बायबैक जल्दी आने वाला है, तो क्या एक्सेप्टेंस रेशियो से ज्यादा स्टॉक्स हमें टेंडर करने चाहिए? करने के बारे में सोच सकते हैं। एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे ये तो आगे डिसाइड होगा, ये तो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि सपोज आप टेंडर करते हैं, उसके बाद शेयर में तेजी आएगी तो आपको बेचने को नहीं मिलेगा, वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको नहीं मिलेगी। वही एक ड्रॉबैक है। बाकी आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में ज्यादा तेजी नहीं आई है दूसरे फार्मा शेयर्स के कंपैरिजन में। देखिए बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है, फिर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बहुत पिटा हुआ शेयर इसे हम नहीं कह सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में आप मेरा क्या प्रोस्पेक्ट्स है, कैसा यहाँ पर है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है नहीं? तो फिलहाल एंजल ब्रोकिंग, CDSL या फिर जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर भारी तेजी चल रही है। उसका सिंपल रीजन है अभी दूसरा लॉकडाउन लगा तो पार्टिसिपेशन और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग यहां पर काम धंधे पे लग गए थे वो भी वापस शेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं, इसीलिए यहां पर आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो सेक्टर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसलिए पर्सनली मैं यहां पर अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप YouTube पर हमारे मेंबर है, PFP प्रो मेंबरशिप क्या है? PFP प्रो मेंबरशिप सेम है। YouTube में कई लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे तो उनके लिए हमने टेलीग्राम की मेंबरशिप ओपन की, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। योर व्यूज ऑन LTI ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अभी देखिए LTI भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पूरा सेक्टर है इसमें वोल्टास काफी अच्छा है, हैवेल्स काफी अच्छा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये भी काफी अच्छा है, इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। योर व्यू ऑन रिलायंस शॉर्ट टर्म, HCL टेक्नोलॉजी, सिम्फनी। ये देखिए HCL टेक्नोलॉजी, सिम्फनी अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। NFL के बारे में बात करें तो इसे मैं अवॉइड करना थोड़ा पसंद करता हूं। रिलायंस में अभी शॉर्ट टर्म के लिए आर्या पार वाली सिचुएशन बनी हुई है, थोड़ा सा टेक्निकली वीक दिखाई दे रहा है। अगर वो जो इसका 1850 के आसपास का लेवल है वो टूट जाता है तो और भी गिरावट दिखाई पड़ सकती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ GMM Pfaudler। GMM Pfaudler बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये जो OFS आया था इसके कारण इन्वेस्टर सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग है। और जो मेन फायदा है कि इसके पेरेंट ग्रुप में इसने स्टेक खरीद लिया, ये बिजनेस को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बेक्टर्स फूड और IRFC में क्या करना चाहिए? बेक्टर्स फूड के बारे में बात करें तो करंटली यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा इसे ट्रैक नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से ब्रिटानिया इस सेक्टर में बेस्ट है। IRFC के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की राय नहीं दे रहा हूँ। एक सिंपल रीज़न है क्योंकि जो PSU स्टॉक जितने भी है, कोई भी PSU स्टॉक ले लीजिए, उनका मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, एक्सपांशन करना है। इसीलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा निवेश करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनका फोकस ही वहां पर नहीं है, ग्रोथ करने का फोकस नहीं है, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मार्क्संस फार्मा एंड मोरपेन लैब, शुड आई इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस टू स्टॉक्स? ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा तेजी आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ही करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में दिखाई देते हैं। जब भी कोई स्टॉक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा होता है तो वहां पर इन्वेस्टिंग करने का नहीं सोचना चाहिए, ट्रेडिंग दबा के कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक होते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो वहां पर वैल्यू ढूंढी जाती है, मोमेंटम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कोलपार शेयर, कैन वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग? ऑफ कोर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप को पहचान सके, इसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। और अबाउट इंडिया के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में कई बार हमने एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाई है। 15,000 के आसपास, 14,000 के आसपास हमने एक्यूमुलेट किया है, उससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता। इसमें तेजी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि अबाउट इंडिया या फिर सनोफी इंडिया ये सब कुछ ज़्यादा वैक्सीन में इनका कामकाज नहीं चलता है। ये इंडिया की सब्सिडरी है, वहां पर आपको ज्यादा कामकाज होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इनका जो मेन पेरेंट ग्रुप है वो कामकाज करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए इनका इंडियन सब्सिडरी जैसे कि अबाउट इंडिया, सनोफी इंडिया ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्राइस रेंज बताओ जिसमें दीपक यूनाइटेड अगर आया तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फिलहाल एकदम बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, 20 डेज का EMA फॉलो करता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टिंग करना चाहे तो उसे फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यू ऑन एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल स्टॉक में वैल्यू भी बढ़ती जा रही है क्योंकि स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन था कम होता जा रहा है। अच्छी तेजी हमें देखने को मिली स्टॉक में, नीचे के लेवल्स पे खरीद के भी रखा है। बोनस आया, इसके कारण भी स्टॉक ऊपर गया। बाकी ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री बहुत ही फ्लरिश कर रहा है, जिसके कारण अच्छी तेजी पूरे
इंडस्ट्री में हमें देखने को मिली, पाइप इंडस्ट्री में। अब ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ओवर वैल्यूएशन कम होता जा रहा है, इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। आई एम होल्डिंग, अच्छा ये दोनों स्टॉक्स आपने लेकर रखे हैं, तो यहाँ पर तो देखिए मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की यहाँ पर आप अपना सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, जीएमएम फॉलर और एचएलई ग्लासकोट। वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन जीएमएम फॉलर में निवेश करेंगे तो उसका नाम आपको ज़्यादा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ब्रांड वैल्यू आपको जीएमएम फॉलर की ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है इन कंपेरिजन टू एचएलई ग्लासकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्को से रिलेटेड। नेस्को में क्या करना चाहिए? नेस्को बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में डिटेल में एक बार हम चर्चा जरूर करेंगे। इसके एक बार रिजल्ट्स आ जाए उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी फिलहाल प्रॉब्लम में चल रहा है क्योंकि बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर से बहुत रेवेन्यू आता है, लेकिन फिलहाल बंद चल रहा है, इसीलिए स्टॉक में प्रॉब्लम चल रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट डायल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। एफले में क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एफले में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेशन भी करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी एएमसी से रिलेटेड। अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद स्टॉक क्यों गिर रहा है? अच्छे रिजल्ट्स देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छे। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूं इन्वेस्टिंग करना। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कोई इतने शानदार रिजल्ट्स नहीं आए कि बहुत ही बड़ा स्पाइक देखने को मिले, इसलिए आपको स्टॉक यहाँ पर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ऑफकोर्स सोचा जा सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपने खरीदा है, कैसा सेक्टर है? ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है, अच्छा सेक्टर है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे प्राइस पर भी लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते जाइए। माय व्यूज ऑन सीयूबी नेस्को सिस, तो ये तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स हैं, कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। डिक्सॉन भी बहुत ही अच्छा शेयर है, इंडिया मार्ट भी बहुत ही अच्छा शेयर है, अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। आपके पास रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स हैं, कि आपको बेचकर रिलायंस के फुल्ली पेड शेयर्स ले लेने चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जो पेमेंट आता है वो पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पीबी को क्यों इंपॉर्टेंट देता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू देखना क्यों ज्यादा प्रेफर करता हूं बैंकिंग स्टॉक्स में। अब बैंकिंग स्टॉक्स में क्या है, उनका जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू का मतलब क्या, जो लोन दिया, जो जिधर से पैसा आया, जिधर पैसा गया, वो बुक वैल्यू कहा जाता है। सपोज 1000 करोड़ का उनका बुक वैल्यू है, तो उसका मतलब है कि 1000 करोड़ का उन्होंने लोन दिया है, 1000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया है। तो वही मेन है बैंकिंग के लिए, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, कितना इंटरेस्ट कमाएंगे, कितना एनपी आएगा। इसीलिए प्राइस टू बुक रेशियो देखना बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहां पर पी रेशियो का इतना महत्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि कई बार प्रोविजनिंग बैंक बहुत कर देगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आता है। प्रोविजनिंग बढ़ा दी तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। इसलिए ये मार्केट को पता है, इससे महत्व नहीं है। लेकिन प्रोविजनिंग किया है, क्यों किया है, एनपीए की वजह से किया है, बुक साइज में से कितना एनपीए जा सकता है, ये सब बुक वैल्यू पे डिपेंड होता है। इसीलिए प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी है। एसबीआई कार्ड अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। जोमेटो आईपीओ की वजह से क्या वैल्यू अनलॉकिंग अभी इन्फोएज में हो गई है या फिर हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए अभी इन्फोएज का वैल्यूएशन तो महंगा है, ये तो हम सभी को पता है। तो ऑफकोर्स वैल्यू अनलॉकिंग आपको कोई बड़ी होती हुई नजर नहीं आएगी, शेयर एकदम से यहाँ पर डबल हो जाएगा, उसके चांसेस पर्सनली मुझे कम दिखाई देते हैं। योर व्यूज ऑन एडीएफ फूड्स एंड टेस्टी बाइट्स फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पास लार्ज कैप एफएमसीजी है लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों ही अच्छे स्टॉक है, लेकिन टेस्टी बाइट्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। एलटीडीएस कंसोलिडेट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से रखने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एलटीडीएस का जो बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार से उसका बिजनेस चलता है, ये अपने आप में बहुत ही ऐसे कम शेयर्स आपको लिस्टेड दिखाई देंगे। उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज में अलग अलग सेक्टर्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अच्छा शेयर है, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है अगर नीचे मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अच्छा प्राइस है, यहाँ अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो यह भी टोटली न्यूज बेस्ड हो चुका है। सभी के सभी फार्मा स्टॉक्स आपको जनरली न्यूज बेस्ड दिखाई देते हैं। न्यूज आ गई, कोरोना बहुत बढ़ गया तो ये बहुत ही तेजी से स्टॉक ऊपर जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। सपोज कोरोना और बढ़ भी गया तो भी स्टॉक तो तेजी से ऊपर नहीं जा सकते, बीच में 5-10% का करेक्शन आता है, फिर से उसी बेस पर हम ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपने ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट किया है 3 साल पहले, फिलहाल आपको लॉस हो रहा है, तो मेरा तो मानना है कि ऑयल सेक्टर में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। इसके अलावा आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज में ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या आपको मन्नपुरम फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफकोर्स मेरा पर्सनली मानना है मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा जिसको रिस्क ज़्यादा लेना है वो मन्नपुरम को देखने के बारे में सोच सकता है, उसको स्टडी कर सकता है। उसका एक रीज़न ये है कि उसमें भी आपको सेफ्टी मिल जाती है। 65% की उसकी जो बुक है वो इसी में किसको गोल्ड में, लेकिन बाकी का जो 35% का आ जाता है वहां पर आपको व्हीकल फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, वहां पर आपको रिस्क ज़्यादा दिखाई देता है, तो साथ ही साथ रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। एक साइड रिस्क ज़्यादा है तो बाकी का 65% का जो गोल्ड लोन बुक है उससे सेफ्टी भी मिल जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, इसे स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स इसका वैल्यूएशन भी आपको सस्ता दिखाई पड़ता है। बंधन बैंक में क्या करना चाहिए, बाय और सेल? फिलहाल टोटली वेट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो आप ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइक्रो फाइनेंस में ही ज़्यादा काम है, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल जाता है, एनपीए का प्रेशर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा ये कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, ये तैयारी लेकर आपको चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट पीजीएचएल 400 शेयर्स, क्या करें? यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। स्नोमैन में आपने ये खरीद कर रखा है, क्या करना चाहिए? तो देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक या कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी में पर्सनली ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता हूँ। स्नोमैन में यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेड कीजिए ऐसे स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए, फंडामेंटल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने स्विंग ट्रेड और पोजिशनल कॉल्स 3 to 4 करने चाहिए। 10 कॉल में से अगर 5 फेल हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि 10 कॉल दिए उसमें से 5 फेल हो गए, उसका मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर भी समझाने की कोशिश करूंगा ये रीज़न क्या है, लेकिन अभी भी समझा देता हूं एक बार कि मैं कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करता कि भाई अभी मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, बोल रहे हैं कि ट्रेड दो, लेकिन अगर ट्रेड मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, जब होता है तो बहुत सारे भी दे दूंगा। और यहाँ पर हाई कन्विक्शन की कोई बात ही नहीं होती, टेक्निकल्स पर ही हमें चलना होता है। 10 स्टॉक्स मिलते हैं, वहां पर सेम टेक्निकल्स हैं, सेम अच्छे यहाँ पर टेक्निकल ब्रेकआउट है, या फिर जो भी मैंने देखा आरएसआई हो गया, बॉलिंजर हो गया, जो भी प्राइस एक्शन है सब में अच्छा दिखाई दे रहा है, तो सब में वहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और जनरली 10 ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। 10 ट्रेड्स जनरली बहुत ज़्यादा एक साथ तो नहीं होते हैं, एक अगर खत्म हो जाता है तो दूसरा आता है, उस प्रकार से हमें होते हुए नजर आते हैं। लेकिन 8 से 10 ट्रेड लेते हैं तो ये अच्छी बात है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ये इतनी ट्रेडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आ जाती है, तो आपने जिसमें स्विंग ट्रेड किया है वो नीचे गिर जाता है, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना स्विंग ट्रेडिंग में जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस में क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको रिलायंस में और टीसीएस में कम करनी चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए देखिए दोनों ही अच्छे शेयर हैं। एलोकेशन आपने जो निर्भर किया, आपने जो डिसाइड करके रखा है कि भाई इतना एलोकेशन एक स्टॉक में देना है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एक क्वेरी है कि हम स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉलो करते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही कम लोग, क्या कोई नहीं फॉलो करता है, हमारी खुद की स्ट्रैटेजी है। आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि एसबीआई कार्ड्स में आपने स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉलो किया तो क्लोजिंग बेसिस से स्टॉक काफ़ी नीचे हुआ, तो जो स्टॉप लॉस था उससे नीचे आपको बेचना पड़ा। और आईएक्स में क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ था तो आपको टारगेट अचीव हो गया। तो यहां पर ऐसे कैसे डिटरमाइन करें कि एग्जिट कब करना है तो आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा? तो यहां पर देखिए जब वो क्लोज हो जाता है, अभी सपोज आज स्टॉप लॉस था हमारा 100 रुपीज़ का, स्टॉक आज 99 पे क्लोज हो चुका है, तो कल के दिन आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। बेचने के बारे में सोचना क्या, आपको वहां पर बेच ही देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि मैंने ऑन द क्लोजिंग बेसिस क्यों फॉलो किया है, उसमें क्या रीजन है। एक छोटा सा लॉजिक ये है कि कई बार मार्केट में पैनिक आता है तो स्टॉक एकदम से नीचे जाते हैं। सपोज ऑन द क्लोजिंग बेसिस आप फॉलो नहीं करते हैं तो तुरंत ही स्टॉक बिक जाता है, उसके बाद वहां पर रिकवरी आ जाती है और बाद में शायद स्टॉक आपको टारगेट पर भी रीच होता हुआ नजर आए। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये फॉलो करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट है जीएमएम फॉलोअर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट या वैल्यू इन्वेस्टमेंट, तो देखिए जहां पर वैल्यू नजर आती है वहां पर ग्रोथ भी हो सकती है, और जहां पर आपको ग्रोथ नजर आती है वहां पर वैल्यू भी मिल सकती है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है लेकिन ऐसा होता भी है। तो यहां पर पर्सनली मैं तो देखिए दोनों शेयर्स को लेना पसंद करता हूं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी करता हूं जहां पर थोड़ा सा सेफ साइड हो जाता है, डाउन साइड लिमिटेड होती है, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आपकी जो डाउन साइड है उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो बस एलोकेशन का खेल है, एलोकेशन आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। एसबीआई का 380 का कॉल लिया है, तो फिलहाल तो देखिए एसबीआई या फिर पूरा बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई
दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो देखते हैं सिचुएशन कैसी आती है। बंधन बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसका कैसा हमें यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीपक नाइटेड की रैली हॉल्ट ही नहीं ले रही है, क्या करना चाहिए? मैं भी यही सोच रहा हूँ। लास्ट हमने 700 रुपये पर खरीदारी की थी, उसके बाद मैंने भी पर्सनली खरीदारी नहीं की है। स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टिंग कभी मोमेंटम में नहीं की जाती, वहाँ पर आपको वैल्यू ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 1-2 साल पहले स्मॉल कैप था, फिलहाल मिड कैप हो चुका है, इतनी भयंकर तेजी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर फोमो में आकर खरीदारी करने से बेहतर है इससे अच्छे कोई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने के बारे में सोच सकते हैं। यूनियन बैंक में आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर तो मेरी राय यही रहेगी, इसे बेचकर कोई अच्छी बैंक या फिर कोई भी अच्छा स्टॉक में निवेश कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के लिए? तो मैं तो देखिए प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज में ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आरएसआई यूज़ करता हूँ। बाकी एमएससीडी है, फिर बॉलिंजर बैंड है, पिवट पॉइंट्स है, ये सब यूज़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस और प्राइस एक्शन पर ही काम करता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना चाहिए ज़ेरोधा में? तो यहाँ पर शायद आप ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ही आप करने के बारे में सोच सकते हैं। न्यू सेबी रूल से इंट्राडे बंद हो जाएगा क्या? बंद नहीं होगा, लेकिन इससे आपका जो लेवरेज है बहुत ही कम हो जाएगा और एट लास्ट ये जीरो होता हुआ भी नजर आएगा। तो आपको जो 10x 5x लेवरेज मिलता था ये नहीं मिल पाएगा। वेव अबाउट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसेंट स्टॉक फिलहाल दिखाई पड़ता है। अभी फिलहाल क्या है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना आप पुरानी लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उतनी नई लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो ये ऑफकोर्स अच्छा शेयर दिखाई पड़ता है। ओएफएसएस कैसी कंपनी है? इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन आईटी सेक्टर में इससे बेहतर स्टॉक हमारे पास है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेट ऑफ लिंडे इंडिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं ये मोमेंटम वाले हैं। इन्वेस्टमेंट कभी भी मोमेंटम में नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट जब होता है ग्रोथ को देखकर, वैल्यू को देखकर किया जाता है। उसमें आपको ओवरसोल्ड कैटेगरी, ओवरबॉट कैटेगरी में जब स्टॉक चलता है वहां पर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जाता। पेट्रोनेट एलएनजी शॉर्ट टर्म टारगेट फिलहाल अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में 260 तक आपको ये जाता हुआ नजर आ सकता है। इन्फोसिस के बाइंग लेवल्स, इन्फोसिस अगर 1300 के आसपास आ जाता है तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी बायबैक चल रहा है। ज्यादा नीचे जाएगा तो कंपनी खुद माल खरीदने ही वाली है, तो ज्यादा स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्सन का बाइंग लेवल। लार्सन में यहाँ पर 1300 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आईआरएफसी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। पेड टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। आदित्य बिरला कैपिटल में मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। टाटा कंज्यूमर एक ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है, और निफ्टी इंडेक्स फंड में तो हमेशा आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।